नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नारायणपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां पर 8 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। मारे गए नक्सलियों की संख्या 8 से ज्यादा भी हो सकती है। पुलिस और नक्सलियों के बीच आपको बताते चले कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। सर्चिंग अभियान का चौथा दिन है। डीआरजी और सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहा है नारायणपुर से, जहां पर नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की सूचना है। छत्तीसगढ़ लगातार यहां पर नक्सल एक्टिव रहते हैं और इस बीच एक और मुठभेड़ की सूचना है। इस बार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 8 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। आपको बताते चले कि मुठभेड़ अभी भी वहां पर लगातार जारी है, चूंकि कई और नक्सलियों के छिपे होने की सूचना है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा बल भी वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। नक्सलियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुठभेड़ के दौरान 8 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल उनके शव को कब्जे में ले लिया गया है और जो नक्सली अभी छिपे हो सकते हैं उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और झुंझुनू के नवलगढ़ से यह बड़ी खबर है, जहां पर महिला के साथ लूटपाट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। महिला का मंगलसूत्र तोड़कर बदमाश लेकर फरार हो गए। मॉर्निंग वॉक पर बताया जा रहा है महिला निकली थी और इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पर पहुंचे, महिला का मंगलसूत्र छीना और वहां से फरार हो गए। महिला ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने पूरे मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस की ओर से अब पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि बदमाश आखिर इतने बेखौफ कैसे हो गए। 3 जना यहाँ आकर यही जब्त देकर लेगा। 3 जना है गाड़ी पर। के पैर रखे थे? मैं मंगलसूत्र पैर में लिए 1 तोड़ा को 5 बज रही है और दिन से उगो। और भरतपुर जिले से खबर है, जहां पर शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक भरतपुर से बयाना जा रही लोक परिवहन बस को सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अमित यादव आरबीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। बताते चले कि टक्कर इतनी भीषण थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आपके सामने। घटना के बाद ट्रक भी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गया। पुलिस ने हादसे पर जांच शुरू कर दी। आखिर किसकी लापरवाही जिसकी वजह से 4 यात्रियों की मौत हो गई, इसे लेकर पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। तो शनिवार का सुबह हादसों का दिन रहा, जहां पर भरतपुर में भी भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बताते चले कि परिवहन बस को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस भीषण एक्सीडेंट में जहां 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 यात्री घायल भी हो गए हैं और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। अब पुलिस की ओर से पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये हादसा कितना भयानक था और जिस तरीके से तेज रफ्तार से ट्रक सामने से चला रहा था और परिवहन बस में जा घुसा, तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और रफ्तार का कहर दिखाई दे रहा है। सीकर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सिलेंडर फटने से चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। रामगढ़ सेठान कस्बे में चाय की दुकान पर सिलेंडर फट गया। शहीद छतरी के पास चाय की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही पूरा सामान जलकर राख हो गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचती, आग पर काबू पाती, उससे पहले ही दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक को इस घटना में लाखों का नुकसान हो गया। तो सिलेंडर फटने से चाय की दुकान में आग लगी है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आखिर यह सिलेंडर कैसे फटा, ये जांच का विषय है। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंथन का दौर लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन किया जा रहा है। इस मंथन बैठक में सीपी जोशी से लेकर विनय सहस्त्रबुद्धे समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं, क्योंकि 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन इस दावे में नाकाम होते हुए
बीजेपी महज 14 सीटें ही लेकर आ सकी, 11 सीटें विपक्ष ले गया। और ऐसे में कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहां कमी रह गई, चूक कहां हो गई। और इन्हीं बातों को लेकर समीक्षा की जा रही है। कौन कौन से वो सीट जहां पर सीट शेयरिंग में, सीट के बंटवारे में ठीक तरीके से प्रत्याशियों को खड़ा नहीं किया गया या फिर मुद्दे ठीक तरीके से नहीं उठाए गए, आखिर वहां पर हार क्यों मिली, इसी को लेकर समीक्षा की जा रही है। तो वहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनी कैलाश पोस्ट के पास ड्रोन से 6 किलो हेरोइन की तस्करी को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। अनूपगढ़ जिले में स्थित गांव 13K में शनिवार तड़के बीएसएफ जवानों को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आता हुआ दिखा था। भारतीय जवानों ने इस ड्रोन पर करीब 25 राउंड फायरिंग कर इसे गिरा दिया। गोली लगने के बाद ड्रोन बॉर्डर तारबंदी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर भारत सीमा में आकर गिरा। जवानों को ड्रोन के साथ 2 पैकेट्स में हेरोइन बंधी भी मिली और इसके बाद सुबह से ही बीएसएफ के अधिकारी और जवान पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि अगर क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो इसकी तुरंत जानकारी पुलिस को दी जाए। उधर अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ नारे लगाने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और इस पर फैसला 12 जुलाई को सुनाया जाएगा। बता दें कि 17 जून 2022 को दोपहर 3 बजे दरगाह के निजाम गेट पर भड़काऊ भाषणबाजी की गई। इसे लेकर दरगाह थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में खादिम गौहर चिश्ती के साथ ही 5 आरोपियों के खिलाफ मामला चल रहा है। वहीं हैदराबाद में गौहर चिश्ती को शरण देने वाला अब भी फरार है, जिसे लेकर आगे सुनवाई होनी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में फाइन सुनवाई हुई और इसमें 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए। आपको बता दें कि 17 जून 2022 को निजाम गेट पर सर तन से जुदा के नारे लगे थे, जबकि 28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड सामने आया था। इस मामले में अब सभी के खिलाफ अंतिम सुनवाई चल रही है। बहस पूरी हो चुकी है, सभी पर आरोप तय किए जा चुके हैं और आगामी 12 जुलाई को इस मामले में न्यायाधीश अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। मामला 17 जून 2022 को प्रॉफेट मोहम्मद साहब की शान में मौन जुलूस निकालने से संबंधित है। उस दिन गौहर चिश्ती व अन्य मुलजुमान ने दरगाह की सीढ़ियों पे एक नारा लगाया था सर तन से जुदा का। उसके बाद ये प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण की ट्रायल पूरी हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हो चुकी है, पूरी बहस हो चुकी है, मुलजिमान की भी बहस हो चुकी है। अब जो है कुछ रूलिंगें देनी है, उसके बाद 12 जुलाई को उसका अंतिम चरण किया जाएगा। न्यायालय इसको 12 जुलाई को फैसला करेगा। कांस्टेबल का तोता गायब होने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तोते को गायब हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। पीड़ित महिला कांस्टेबल ने तोते की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। साथ ही कुछ ऐसे वीडियोस भी शेयर किए हैं जिसमें वो तोते के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 5 दिन पहले परिवार वैष्णो देवी घूमने गया था और इस दौरान वो बिट्टू नाम के तोते को विनायक वाटिका में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर चले गए, लेकिन वहां से तोता उड़ गया। उधर बांसवाड़ा के आनंदपुरी इलाके में पत्नी को बचाने गए पति की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईटेंशन तार के चलते पूरे घर में करंट फैल गया। इस दौरान महिला ने घर में लाइट ऑन करने की कोशिश की तो वो करंट की चपेट में आ गई। इसको चिल्लाने पर पति पन्नालाल दौड़कर उसके पास पहुंचे और करंट की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। अभी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घर के कई सदस्यों को जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। ये आनंदपुरी कड्डा पंचायत गमना गांव का मामला है। वो उनका करंट मेरे जीजा को लगा था तो उनको बचाने गए थे, उनको करंट वो तो हो गई और ये हम यहाँ लेके आए हैं दवाई कराने। क्या नाम है दोनों का? उनका तो पन्नालाल पटेल और उनका काली बेन। करंट कैसे लगा था? करंट तो पोल लगा हुआ था, वहाँ पर वो तानिया लगा था तो उस पर साफ सफाई कर रहे थे, करंट लगा उनको।
उधर झुंझुनू जिले के सिंघाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों डॉक्टर्स की भारी किल्लत है, जिसके चलते परेशान मरीजों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि इस अस्पताल में 20 गांव के मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन मरीजों को देखने के लिए केवल एक ही डॉक्टर मौजूद रहते हैं, जिसके चलते कई घंटे लाइन में लगने को मजबूर होना पड़ता है। कहा जा रहा है कि अस्पताल में 5 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी के भरोसे ही अस्पताल चल रहा है, जो मरीजों को उपचार के साथ साथ पोस्टमार्टम, एमएलसी, वीसी और अस्पताल के कार्यालय का भी देखरेख करते हैं। राज्य सरकार के आदेश हैं, हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए किसी भी चिकित्सा कार्मिक को अवकाश तय नहीं है जब तक कि उसको विशेष परिस्थितियां लागू नहीं हो। और अब यहाँ पे एक डॉक्टर, मैं 24 घंटे काम करता हूँ। इमरजेंसी है, लेबर रूम में डिलीवरी केसेस हैं, जनरल ओपीडी है, पुलिस केसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पूरा मेरे को देखना पड़ रहा है। इससे जनता को असुविधा हो रही है। मैं प्रशासन से चाहता हूं कि अतिशीघ्र प्रभाव से जो डॉक्टर यहां से अनुपस्थित चल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनकी जगह अच्छे डॉक्टर लगाए जाएं जो काम करने वाले हो। क्या डॉक्टर नहीं मिल रहे क्या? डॉक्टर एक ही है और परेशानी है कि कल भी आए थे, कल भी डॉक्टर एक था, जब मान लो नंबर ही नहीं आया। सिंघाना में 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, एक डॉक्टर साहब है और कोई डॉक्टर नहीं है और हम परेशान हो रहे हैं। इन लोगों में इतना परेशान हो रहे हैं कि कोई तकलीफ यूँ अच्छो गवर्नमेंट है या भी कोई साल नहीं गई, कोई विजेंद्र रोड़ा का है, कोई सरवण का है, कोई विधायक किसी विधायक का है और कोई सुनाई नहीं हो रही। खबर सीकर से है, जहां पर बसंत विहार में मृत महिला का 3 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरती, जिससे प्रसूता की मौत हो गई थी। इससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीण पिछले 2 दिन से अस्पताल के बाहर शव रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शुक्रवार रात को कलेक्टर के साथ सांसद अमरा राम और परिजनों की वार्ता हुई, जिसमें मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर जांच करने पर सहमति बनी। सहमति बनने पर परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए और आज सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले पर जांच जारी है। निवासी हाथीवास दासारामगढ़, जिसे उसके परिजनों ने दिनांक 10 तारीख को डिलीवरी के लिए सरोज हॉस्पिटल सीकर में भर्ती करवाया था, जहाँ पर डिलीवरी होने के पश्चात उसकी तबीयत में सुधार नहीं होने के कारण उसको जयपुर रेफर कर दिया गया था, जहाँ मणिपाल हॉस्पिटल इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। और बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पर बढ़ती गर्मी का असर सब्जी के दामों पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते घरों का बजट बिगड़ने लगा है। 20 दिन पहले तक जहां सब्जियों के भाव 15 से 20 रुपए किलो थे, वहीं अब दाम 2 गुना हो गए हैं। इस सब के बावजूद गर्मी के कारण खेतों में खड़ी सब्जियों की फसल बर्बाद होने के चलते मुख्य सब्जी मंडी में भी सब्जियों की आवक आधी हो गई। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं और सब्जी विक्रेताओं पर पड़ा है। हालांकि बारिश के बाद सब्जियों के भाव में कमी होने की संभावना है। इन दिनों नासिक के प्याज की कम आवक के कारण प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में सब्जियों की कम खरीदारी और उनके खराब होने के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चले जाते महंगी तो कौन खरीदे, फिर पड़ी रहती है, खराब हो जाती है, गर्मी से गिल्ली हो जाती है, बिकती नहीं है तो गाय को डालनी पड़ती है, पीछे फेंकनी पड़ती है। हालत ये है कि वैसे 10 दिन से ये कंडीशन हो गया है कि जो माल 4 गुना आ रहा था वो 1 गुना रह गया। हर सब्जी 10 रुपए किलो वाली 30 रुपए 30 रुपए की पोजीशन पे पहुंच गया। जैसे खीरा 15 रुपए किलो बिक रहा था 10 दिन पहले, आज 40 रुपए किलो है। प्याज की पोजीशन 10 से 12 थी, वो 20 रुपए 22 रुपए 25 रुपए तक हो गया। भिंडी की बाजार 10 से 15 रुपए थी, वो 33-40 रुपए पहुँच गई। हर सब्जी का भाव 4 गुना बढ़ गया है।
तो वहीं पाली जिले के रोहट उपखंड के सज्जनपुरा गांव में भीषण गर्मी से ग्राम वासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने यहां पर पीने के पानी के लिए टंकी तो बनवा दी, लेकिन पिछले 10 सालों में टंकी में पानी की बजाय हवा ही आती है। इसे लेकर लोगों में अब भारी आक्रोश पनपने लग गया है। 2000 की आबादी वाले इस गांव के ग्रामीण आज भी पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। स्थानीय पाली विधायक भीमराज भाटी ने इन गांव का दौरा किया, जल समस्या से निजात का भी आश्वासन दिया है। हमारे यहाँ पिछले 10 साल से पीने के लिए टूटियों में कोई पानी नहीं आ रहा है, और पशुओं के लिए जो पानी है 5 तारीख को हमने जो हमारे एएन मैडम है पूनम जी, उनसे हमने वार्तालाप की थी फ़ोन के द्वारा। तो उन्होंने बोला सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 10 लीटर पानी की व्यवस्था की जा रही है, और जो भी उसमें है जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग की जो काउंटिंग हो रही है जनसंख्या की, वो भी आ रहा है। और उसके अलावा पशुओं के लिए कोई प्रकार की सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव में पानी की सभाओं ज़्यादा सज्जनपुरा में आ रही है, लेकिन साहब पहला पाइप लाइन आती गढ़वाड़ा जैतपुर वनो ही पानी भी नहीं पहुँच रही हो बिल्कुल ही। फिर 18-17 में किदी है मोरिया पाइप लाइन वनो भी पानी हमारे आज दिन तक प्रॉपर नहीं भी हुए। ये तो आप ये कह रहे 10 साल से इनमें टंकी में और इसमें पानी नहीं आया, 10 साल हो गए। फिर क्या सरकार का व्यवस्था है? सरकार ने पैसे खर्च कर दिए और 10 साल से इस टंकी में पानी नहीं आया, इन टूटियों में पानी नहीं आया। ये सज्जनपुरा की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे रोड क्षेत्र में कहीं पे भी पीने लायक पानी के कुएं नहीं है। तो वही पिलानी कस्बे में भी पानी को लेकर हाहाकार मचा है। वार्ड 13 में स्थित श्रीराम कॉलोनी में जलदाय विभाग के बंद ट्यूबवेल को शुरू करवाने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि ट्यूबवेल पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। ट्यूबवेल की कम खुदाई के कारण पानी बंद हो गया। ऐसे में कॉलोनी के रहने वाले 50 घरों में पेयजल का संकट बरकरार है। कॉलोनी निवासी पानी के टैंकर मंगवाकर पानी का इंतजाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बोरिंग की गहराई बढ़ाई जाए तो पानी मिल सकता है। लोगों ने इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी समस्या का हल नहीं निकला तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि ये ट्यूबवेल गारंटी पीरियड में है, इसीलिए ठेकेदार ही ठीक करेगा। 2 साल होगी मानो बहुत परेशान हो रहा है साहब। 500 रुपया टंकर का गिरा, मजदूरी आदमी गरीब आदमी कटस लिया इतना 3-4 टंकर लाके मरने का। और पानी की बहुत दिक्कत हो रही सर, कोई सुनाई कौन करे हमारी तो जाइए करन को वाटर बॉक्स वाला करे काला की लुगाई है बोली मैं ही गिरा तार की व्यवस्था करा। कर लेंगे बड़ी खबर का नीट पेपर विवाद पर। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट यानी कि EOU ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि पिछले महीने नीट की परीक्षा के दिन छापेमारी में पुलिस को पेपर हल करने वाले गैंग के पास से 13 छात्रों का कोड मिला था, जिनमें 4 छात्र परीक्षा के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन बाकी के 9 छात्र पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए। उन 9 छात्रों को EOU ने अब नोटिस भेजा है। EOU इन 9 छात्रों से पूछताछ में ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर मिला था। मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, न काउंसलिंग रुकी है, न ही नीट UG 2024 को निरस्त किया गया है। NTA ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और 1563 छात्रों के लिए 23 जून को री एग्जाम की तारीख तय कर दी है। लेकिन इससे नीट अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है और इस जांच के समय बिहार पुलिस को छापेमारी के समय जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है। साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी हैं, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है
जबकि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा है। बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए ने अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये सबसे बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंगपिन तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उसी दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है जिसकी कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों की हुबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब रटाने का दावा किया। 5 मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इंकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो पेपर लीक पर मोहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहां से पेपर बिहार पहुंचा। उधर गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास करवाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप। गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप। नीट पास करवाने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप। अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। शुरू में जब ये तुषार भट्ट है, उसको डीईओ साहब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था, तो एक 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है, उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे वो जो पहला 30 का लिस्ट था, उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ में 8 ब्लैंक चेक और 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है, जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल करवाकर नीट पास करवाया जा सके। और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले हफ्ते 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आएंगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना के ये दौरे 21 और 22 जून को होने वाले हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस दौरान पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी और कई मामलों पर 2 दिनों में चर्चा होगी। दोनों में खास बातचीत की जाएगी। तो पीएम मोदी के साथ शेख हसीना की मुलाकात होने वाली है। कई अहम मसलों पर दोनों के बीच खास चर्चा की जाएगी। 21 और 22 जून को शेख हसीना का भारत का दौरा रहने वाला। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान वो भारत पहुंची थी और कई खास नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की और एक बार फिर से वो भारत का दौरा करेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान। नमस्कार।